अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का खात्मा मुमकिन है, लेकिन कैसे? ये वो नुक्ता है जो हुकूमती अरकान, हुकूमती वज़रा, हुकूमती अमायदीन, हुकूमती तर्जुमान जानते बूझते शायद समझने से कासिर हैं, या वो बात ये जान बूझ कर समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये वो नुक्ता अगर वो समझ लें तो उनका जो बयानिया जो उन्होंने घड़ा हुआ है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, यकीनी तौर पर उस बयानिए की मौत वाक़या हो जाएगी। और वो बयानिए की मौत इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने बयानिए की तकरीबन मौत वाक़या हो चुकी है। अब कल की बात है, शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर-ए-एहतसाब हैं, एक टीवी चैनल पर आए और आके उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनवाना मुझे समझ में नहीं आता। अब ये वाली बात प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी कह चुके हैं जब उन्होंने सुप्रीम कमेटी का इजलास किया था। वहाँ पे उनका ये कहना था कि मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे, और वापस आ भी जाते हैं तो वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेंगे। एक सज़ा याफ्ता शख्स किस तरीके से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, ये कैसे बन सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और इंशाअल्लाह इस सवाल का एक तशफ़ी बख्श जवाब जो है वो हुकूमती ज़ुमा को भी देंगे, और इंशाअल्लाह इस बात को क्लैरिटी भी आएगी कि नवाज शरीफ साहब किस तरीके से चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। उनकी ताहयात नाअहली का कानूनी रास्ता, इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कानूनी रास्ता कौन सा है। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ है जो आपके साथ में शेयर करूँगा। वो ये है कि मंगल को, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मंगल को जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि मिनी फनास बिल को कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाए। और चूँकि इस वक्त हुकूमत के जो हाथ पाँव हैं वो मुकम्मल तौर पर फूले हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस तरह का इकदाम कैसे उठाएं। क्योंकि यकीनी तौर पर अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तब भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, और अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तब भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है। और इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है, और उसके लिए कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस इजलास में जहां पर वज़ीर दिफ़ा भी मौजूद होंगे, वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद होंगे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी मौजूद होंगे, वहीं पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद होंगे, और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब भी मौजूद होंगे। अब अगर हम इसको देखें, जो इसका नोटिफिकेशन जो अलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक तो इस इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होना करार पाया। लेकिन मुझे अभी मैंने ये जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने गुज़िश्ता 4-5 दिन के अंदर अफ़गानिस्तान में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स को चेक करने की कोशिश की। मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऐसी नज़र नहीं आई जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। बल्कि अलबत्ता मुझे एक ऐसी खबर नज़र आई जिसके अंदर ये कहा गया कि ख़ुद अमरीकी हुकूमत ने अब अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप का रास्ता निकालने का भी फ़ैसला किया है, और उन्होंने उन पर जो पाबंदियां थी उसमें नरमी के लिए भी कोई रास्ता तलाश किया है। और अफ़गानिस्तान की जिन चंद कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी उनमें से 3 कंपनियों के ऊपर पाबंदी उठा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और बाकी दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ जाने के बारे में सोच रही है, और हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनफैक्ट ये जो इजलास है बुनियादी तौर पर मेरी ये राय है कि बुनियादी तौर पर ये इजलास एक मदद तलब करने की एक कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत जो IMF का जो अभी उनका रिसेंटली लोन फैसिलिटेशन प्रोग्राम है उसके तहत अगर $6 बिलियन की एक्सटेंडेड फैसिलिटी अवेल करना चाहती है, जिसके तहत उनको 12 जनवरी को $1 अरब मिलने हैं, तो उसके लिए उनको एक मदद दरकार है। क्योंकि मदद के बगैर तो ये कोई काम कर नहीं सकते। फिर वो लिखा हुआ आ जाता है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि वो नहीं होते हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। बेशक खुद अपनी हुकूमत के जो भी टाइम है वो बैसाखियों के ऊपर गुजरा हो, लेकिन वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चूँकि एक ऐसा मरहला आ गया है कि आगे खाई है पीछे दरिया है, और हुकूमत को फ़ैसला करना है कि उसने खाई में उतरना है या दरिया में उतरना है, तो इसके लिए भी अब उनको मदद दरकार है। और मदद के लिए हमारे पास एक बेहतरीन बहाना मौजूद है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास बुला लें और वहाँ पर साइड लाइन के ऊपर मिन्नत तरला कर लें, कोशिश कर लें कि जनाब को टेलीफोन कॉल ही कर दें। आपकी मेहरबानी है हमारी तहादियों को कि वो आ जाएं और आकर इस बिल को मंजूर करा दें। मेरा ये ख्याल है कि इसके अलावा मुझे इसकी कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आती। क्योंकि जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने भी आज एक मीडिया टॉक की है, और इसके अंदर उनका ये कहना है, अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत को ख़ुद इन बातों का एतराफ़ करना पड़ रहा है कि वो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। कि अभी शेख रशीद साहब ये फरमाते हैं कि अभी हुकूमत के सर पर हाथ मौजूद है। किसका हाथ मौजूद है?
यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने कहा भी हुकूमत के सर पर जो हाथ है वो हटा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। ये वो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ हमारी जो सेम पेज है वो बरकरार है, बल्कि सेम पेज के तहत जो माजी में हमें सहूलियात हासिल थी वो सहूलियात हम अब भी अवेल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं लंदन इलाज कराने, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे के नोटिस के ऊपर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करूँगा, और उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए जो एयर टिकट है वो भी अपनी जेब से अदा करूँगा। ये भी उनका कहना है। अब इनका जो खिताब है आज का शेख रशीद अहमद साहब का, ये बुनियादी तौर पर अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इसके 3 नकात बनते हैं। एक, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, यानी हमारे सर पर अभी हाथ मौजूद है और वो हाथ अभी हटा नहीं है और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उनका जो गुफ्तगू का महवर था वो नवाज शरीफ साहब थे। और तीसरा उनका इशू था चीनी चोर और आटा चोरों के ख़िलाफ़ हुकूमत की कार्रवाई, यानी महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत की नाकामी का एतराफ़। ये भी शेख रशीद अहमद साहब ने किया। और इसके साथ साथ 2 और नकात थे। एक, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि TTP के साथ अभी भी हुकूमत के राब्ते जारी हैं, लेकिन ये राब्ते बराह रास्त नहीं हैं, बिलवास्ता हैं। और आखिरी नुक्ता इनकी अगर मीडिया टॉक के अंदर हम देखें तो आखिरी नुक्ता आता है जहां पर उन्होंने रूल आउट कर दिया किसी भी किस्म की नेगोशिएशन अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ। अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो नेगोशिएशन हैं इसकी मैं बारे में कल आपको बड़ी डिटेल से वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन जो 2 अहम नुक्ते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात अगर हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला करता है जो अपने आप को इनफैक्ट डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर समझता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बात मैंने आपके साथ पहले की है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास बुनियादी तौर पर बुलाया जा रहा है कल, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की कोशिश है कि हमें वो मुअत्तल सहूलियात की फराहमी दोबारा से शुरू हो जाए जो अभी तक जिनकी तरसील अभी तक रुकी हुई है। और उस तरसील के दोबारा शुरू होने का मतलब ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो इस वक्त अपोजिशन के साथ मजमूई तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई है, उस अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की एक और कोशिश की जाए। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को एक लाइफ लाइन मिल जाएगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन के साथ बरकरार रहती है तो इमरान खान साहब के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लिहाजा वो अपने लिए इस लाइफ लाइन को अवेल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जहाँ तक शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात माजी की तरह बहाल हैं, तो वो इनफैक्ट एक तिफल तसल्ली है जो वो ना सिर्फ ख़ुद को दे रहे हैं बल्कि अपनी काबीना अरकान को दे रहे हैं, और उसका हतमी मामला हमें पता चल जाएगा। दूसरा इतराफ़ है उनका कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि हुकूमत का जो इक़्तिदार में आई थी उसका दावा ये था कि हमने लोगों को सहूलियात देनी है, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है, और उन रिफॉर्म्स के नतीजे में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद किसी भी तरफ ना कोई रिफॉर्म्स हुई और ना ही लोगों को किसी तरफ से सहूलत मिली। हाँ मिली, बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन महंगाई मिली, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और ख़ुद शेख रशीद साहब इस बारे में इतराफ़ करते हैं कि चीनी और आटा चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकी। कैसे करेंगे जब चीनी और आटा चोर ख़ुद आपकी काबीना के अंदर प्राइम मिनिस्टर के दाएं में बैठे होंगे, और अभी जब उन्होंने अपनी पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग की है जहाँ पर नए अहदेदारों का उन्होंने नई तंजीमी अहदेदारों का उन्होंने ऐलान किया है, तो वहाँ पर वो चीनी चोरों को भी अहम जिम्मेदारियाँ मिली हैं। और देख रहे ये है कि वो इन जिम्मेदारियों से किस तरह ओहदा बरा हो सकते हैं। खैर, मामला है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन से इस बात का ऐलान किया कि बहुत जल्द आपके साथ पाकिस्तान में मुलाकात होगी, और फिर सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि मैं 19 या 20 जनवरी को जा रहा हूँ इंग्लैंड और मैं नवाज शरीफ साहब को साथ लेकर ही आऊँगा, तो उस दिन से लेकर अब तक मुसलसल इसी बात के ऊपर क्या सराहियाँ जारी हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी जाएं। अगर पहले तो उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाएं तो वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अब जहाँ तक इस वाले नुक्ता है कि पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, तो नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, नवाज शरीफ साहब जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इवन हुकूमत भी अगर चाहे तो उनको पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती, उसकी वजह चाहे जो मर्ज़ी हो।
چاہے برطانیہ کے قانون کے مطابق ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے، ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، انہوں نے آنا پاکستان ہی ہے۔ اب اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے حکومت کے لیے پرابلم ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ جہاں تک وزیر اعظم بننے کی بات ہے تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے اوپر جو بنیادی طور پر جو تاحیات نااہلی امپوز کی گئی ہے وہ کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پاناما کیس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور 62(1)(f آئین کی جو شق ہے جو صادق و امین قرار دیتی ہے بندے کو، اس کے تحت ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اور ان پر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو کمپنی ہے اس سے جو تنخواہ آئی تھی ان کے اکاؤنٹ میں، وہ تنخواہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز کے اندر شو نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ صادق و امین نہیں رہے، اس وجہ سے ان کو نااہل کیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے جس کا اعتراف خود شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہ شہزاد اکبر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے اس کی نواز شریف، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں احسن بون صاحب، ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، اور وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد یہ ایک درخواست لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر 62(1)(f کی تشریح طلب کی جائے گی عدالت عظمیٰ سے۔ اور اس پر مشیر احتساب کا یہ کہنا ہے کہ بار کونسل کی جانب سے عدالت میں درخواست دینا مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے درخواست دینی ہے تو وہ خود دے۔ اب جہاں تک تشریح کی بات ہے تو اگر یہ تشریح ہو جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ بار جس طریقے سے انہوں نے خود احسن بون صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اس نااہلی کے معاملے کو لے کے جائیں گے عدالت عظمیٰ میں، اور اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر نواز شریف صاحب کے اوپر جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا، ان کے اوپر جو ان کو سزا ملی وہ ملی احتساب عدالت کے اندر، اسی احتساب عدالت سے سزا ملی جس کے جج تھے ارشد ملک صاحب، اور ارشد ملک صاحب نے ان کے اوپر دو مقدمات چل رہے تھے، ایک العزیزیہ والا جہاں سے ان کو انہوں نے بری کر دیا، اور دوسرا ان کا ساتھ تھا میرا خیال ہے فلیگ شپ ریفرنس، جس کے اوپر ان کو سزا بھی ملی اور ان کے اوپر جرمانہ بھی ہوا، اور اس کے تحت چونکہ سزا تھی لہٰذا 10 سال کی جو نااہلی ہے وہ بھی ان کے اوپر امپوز کرا دی گئی۔ اب جہاں تک اس سزا کا تعلق ہے جو ارشد ملک صاحب کی عدالت سے دی گئی، اس سزا کو چیلنج کر دیا گیا ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اس جو اپیل ہے اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ کا بھی فورم موجود ہے، لیکن اب ارشد ملک صاحب کی چونکہ ایک آڈیو اور ایک ویڈیو دونوں ہی اب مارکیٹ میں موجود ہے، جس کے اندر وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو انہی کی ایک ویڈیو دکھا کر نہ صرف بلیک میل کیا گیا بلکہ ان سے فیصلہ لیا گیا نواز شریف صاحب کے خلاف، اور اس بات کا وہ اعتراف لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی انکوائری چل رہی تھی اس انکوائری کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ جب اعتراف کیا تو ہائی کورٹ کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو زیر سماعت مقدمہ ہے اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب چونکہ ارشد ملک صاحب کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کی ایک مثال لیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور کی ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور جسٹس ملک قیوم صاحب اور جسٹس راشد عزیز خان صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب کی ایک ٹیلی فون کال کو ریکارڈ کیا گیا، اور اس ٹیپ کے اندر یہ کہا جا رہا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے جسٹس قیوم صاحب کو کہ جناب آپ محترمہ کی جو سزا والا فیصلہ ہے اس کو ذرا کر دیں جلدی، اور سیف الرحمان صاحب کہتے تھے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ٹیپ آئی، یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت جو سزا دی گئی تھی اس سزا کو نہ صرف ختم کر دیا، سسپینڈ کر دیا، بلکہ اس معاملے کو دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا کہ دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہو، اور اس مقدمے کی جب دوبارہ سماعت ہوتی ہے تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو اس مقدمے سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو نواز شریف صاحب کی جو دوسری سزا ہوئی جج ارشد ملک کی کورٹ سے، اور ایک کیس کے اندر وہ بری ہوئے، ایک کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی، تو یہ دونوں معاملات ایک متنازع حیثیت حاصل کر گئے، تو اس کے لیے بھی اسی روایت پر عمل کیا جائے گا جو ایک عدالتی نظیر ہے، اور عدالتوں کے اندر جو عدالتی نظائر ہیں انہی کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کیس کا پرٹیکولر اس کیس کا فیصلہ ممکنہ طور پر یہی ہوگا کہ جناب اس کے اوپر جو سزا تھی اس سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے گا اور معاملہ واپس چلا جائے گا ٹرائل کورٹ میں، جہاں پر دوبارہ انہی دو ریفرنسز کی
असर 9 समात होगी और उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा। लिहाजा अगर वो वाली समात के अंदर जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उस सज़ा को सस्पेंड कर देता है तो नवाज शरीफ साहब पर जो कैद है वो भी ख़त्म और उसके साथ साथ जो सज़ा है वो भी ख़त्म, क्योंकि मामला फिर आ जाएगा ट्रायल कोर्ट में। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है उसके ख़ात्मे के खासे इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर एहतसाब अदालत के हवाले से। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो केस है नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो है पनामा का, और पनामा के ऊपर जो JIT बनी थी उसकी भी मुकम्मल मुफस्सल रिपोर्ट मौजूद है, जहाँ पर हीरे चुने गए थे व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, आपको याद है। अब ये सारे का सारा मामला वहाँ पर सुनवाई हुई, लेकिन पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा नहीं दी गई। नवाज शरीफ साहब को उन्हीं दस्तावेज़ात के तहत सज़ा दी गई जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से वहाँ पर जमा कराई गई, और वहाँ पर जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि वो बैंक अकाउंट के अंदर जो सैलरी आई हुई थी वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में जमा नहीं कराई, इस वजह से उनको नाअहल किया गया। लिहाजा बुनियादी तौर पर ये मामला आता है टैक्स एवेजन का, नाअहली का मामला नहीं है, और टैक्स एवेजन के ऊपर जो सज़ा है वो ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। अब देखना यह है कि ये कानूनी माहिरीन इस मामले को किस तरीके से लेकर आगे चलते हैं, और अगर 62(1)(f जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, अगर वो उसको चैलेंज कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी ऐसी तशरीह कर देती है जिसके अंदर ताहयात नाअहली वाला जो मामला है उसके अंदर कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली का केस है इसके अंदर इस बात का फैसला किया, इस बात का जजमेंट के अंदर जिक्र है कि जनाब इसके अंदर चूँकि कानून के अंदर जो बताई गई बात, उस कानून के अंदर ये जो नाअहली की टर्म है इसका तयन नहीं है, तो लिहाजा ये तसव्वुर किया जाता है कि ये नाअहली ताहयात है। इसी पैमाने पर उनको नाअहल किया गया, और अब अगर इसकी तशरीह होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी कोई लिमिट मुकर्रर कर देती है तो फिर नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का रास्ता ख़त्म हो सकता है। और यही वो नुक्ता है जो हमारे हुकूमती ज़ोमा और हमारे हुकूमती काबीना अरकान इमरान खान साहब ख़ुद और इमरान खान साहब के तर्जुमान समझने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर वो इस बात को समझेंगे तो उनको इस बात का यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर एक कानूनी रास्ता मौजूद है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसका एतराफ़ करना उनके उस सियासी बयानिए की मौत होगी जो गुज़िश्ता 8 साल से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ घड़ा है। लिहाजा अपने उस सियासी बयानिए की मौत इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसी वजह से इस सारे मामले को इतनी हाइप दी जा रही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।